चलो कोई नहीं, ठीक है, अब वो बाद में चलेगी। सुनिए अब ध्यान से भाई, प्लीज चुप हो जाइए, सुनिए। अब अगर हम i निकालेंगे तो i का एक फॉर्मूला, दिस इज i1 प्लस i2 प्लस में 2 अंडर रूट ऑफ i1 इंटू i2 इंटू कॉस फाई। भाई अपना चुप रहना, बात ही मत करना प्लीज। ये 3 फॉर्मूले हमने ना लास्ट क्लास के अंदर देखे थे, और आज की क्लास में हम इन तीनों पर बेस्ड ना क्वेश्चंस देखने वाले। मेनली हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, इसके, और ये कोई बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आते इसके ऊपर, बेसिक आता है। जो भी कुछ करने वाले हो सारे के सारे आज सिर्फ न्यूमेरिकल्स और छोटा सा कंसेप्ट है। तो अब हम ना इनको यूज़ करने वाले। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं देखी थी वो भाई देख लेना, वरना इसके बिना नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक बेसिक से सवाल से। तो आप सब लोग पहले एक क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, the phase difference between two light waves, the phase difference between two light waves reaching at a point is pi by 2. Reaching at a point is pi by 2. Is pi by 2. What is the resultant amplitude? What is the resultant amplitude if the individual amplitudes are 3 mm and 4 mm? इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स आर 3 mm एंड 4 mm। सभी लोग यहाँ पर ध्यान से सुनना। देखो भाई, हमसे बोला गया कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा अगर दो वेव्स हैं जिनका फेज डिफरेंस कितना है पाई बाई 2, और उन दोनों के एम्पलीट्यूड की वैल्यू दे रखी है। एक की दिस इज 3 मिलीमीटर 3 mm, और दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड दे रखा है दैट इज 4 mm। आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। तो आप लोगों को याद होगा हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि दो वेव्स अगर आपस में इंटरफेयर करती हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इंटू में यहाँ पर दिस इज कॉस ऑफ फाई। अब आप इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। रूट की जगह पर रूट, व्हाट इज योर a, बातें मत कीजिए, ध्यान दीजिए। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 3 इंटू 4, और यहाँ पर कॉस और फाई, फेज डिफरेंस कितना है पाई बाई 2। तो सबको ये पता है कि 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, और कॉस पाई बाई 2 कितना होता है 0। तो हमारा रिजल्ट आएगा रूट 25, और 25 का रूट आ गया 5। इट मीन्स कि आपकी जो रिजल्टेंट वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड होगा दैट इज 5 mm। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है भाई, अरे पीछे बातें मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। अगला एक और सवाल लिखो भाई अब सब लोग। सुनिए, चुप रहना बिल्कुल, सुनो। लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज, लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज having intensities I and 2I, having intensities I and 2I cross each other at a point with a phase difference of 60 degree, with a phase difference of 60 degree, full stop. What is the resultant intensity at the point? What is the resultant intensity at the point? चलो अब ध्यान से सुनना, ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए,
हमसे कहा गया कि हमारे पास ना दो लाइट वेव्स हैं और उनमें से एक लाइट वेव की इंटेंसिटी आई और दूसरे की इंटेंसिटी 2i। तो आप एक काम कीजिए, आपके पास दोनों लाइट वेव्स की बात की गई है, तो i1 पहली वेव की इंटेंसिटी i और दूसरी वेव यानी कि उसकी इंटेंसिटी i2 की वैल्यू कितनी है, 2i ना, दिस इज 2i। और इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस हमें दिया गया है 60 डिग्री। जहां पर भी इंटरफेयर करेगी आपको बताना है कि उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आने वाली है। तो आप लोगों को याद होगा हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था एज जैसा कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है मैं उसे आई आर से दिखा रहा हूँ। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है I1 प्लस दिस इज I2 और प्लस में 2 अंडर रूट ऑफ दिस इज I1 फिर इनटू में आ जाएगा I2। एक मिनट, I1 I2 एंड दिस इज कॉस ऑफ 5। भाई ये पीछे मत करो बातें, यहाँ तक आवाज़ें आती हैं सारी, बिल्कुल शांत, आवाज़ बिल्कुल नहीं। आई आर एज इट इज, व्हाट इज योर I1, I1 की वैल्यू है I, व्हाट इज योर I2, दिस इज 2i और फिर प्लस में 2 अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2। तो I1 की वैल्यू I और I2 की वैल्यू 2i कॉस एज इट इज और थीटा की वैल्यू आप कितनी रखेंगे, 60 डिग्री। अगले स्टेप में I और 2i ये दोनों ऐड होकर के क्या बन जाएंगे, 3i और ये रहा 2। थोड़ा ध्यान देना, i इंटू आई इज आई स्क्वायर, आई का स्क्वायर रूट से बाहर आके i और यहाँ पर क्या बचेगा, √2 और साथ में i और cos 60 सब जानते हैं कितना होता है, हाफ। तो मैंने इसकी जगह वैल्यू रख दी हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो मेरा जो फाइनल रिजल्ट आया दैट इज 3i और प्लस में अंडर रूट ऑफ 2i, यही आंसर है। या आप चाहें तो इसमें से i ले लीजिए कॉमन, तो 3 प्लस √2 एंड दिस इज i। तो 3 की जगह 3 और √2 हम जानते हैं 1.41 इंटू में i और आप इसे ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.41i। इट मीन्स कि आपकी जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है दैट इज इक्वल टू में 4.41i। दिस इज द फाइनल इंटेंसिटी। ठीक है, लिख लीजिए वापस। लिख लिया तक सभी ने इसको? चलिए जी, अब सुनिए, हम एक और सवाल शुरू करने जा रहे हैं। सब लोग ध्यान दो यार, ऐसा है ना, आवाज़ मत करो और बातचीत मत करो, ध्यान से देखो। बहुत इजी और बहुत ही आसान सवाल, फोकस बनाए रखो। आगे चल के और भी चीज़ें, और जो आगे टॉपिक पढ़ाना वो भी बहुत ईजी है और वो सब एग्जाम्स में आ चुके हैं जनरली। प्लीज़ ध्यान दीजिए, सुनिए। एक और सवाल लिखे सब लोग। 2 sources of intensity I and 4i, 2 sources of intensity I and 4i are used in an interference experiment, are used in an interference experiment, are used in an interference experiment, full stop. Find the intensity at points, find the intensity at points where the waves from two sources, where the waves from two sources superimpose with a phase difference of, with a phase difference of number 1 0, number 2 pi by 2, number 3 pi। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सेम ऐसा ही सवाल अभी अभी करवाया,
लेकिन फिर से मैंने इसको लिखवा है, एक तो प्रैक्टिस की वजह से और एक ये देखना कि मैं कैसे कर रहा हूँ इस सवाल को सॉल्व। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, देखना। ये है अगला सवाल, ध्यान देना ज़रा। सबसे पहले तो आपसे कहा गया 2 लाइट वेव्स हैं, तो मान लीजिए पहली लाइट वेव की इंटेंसिटी सवाल में दी गई है I, और दूसरी वाली लाइट वेव की इंटेंसिटी सवाल में दी गई है दैट इज 4I, और आपसे बोला गया कि आपको निकालना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी को, और 3 अलग अलग केसेस हैं, अगर फेज डिफरेंस 0 है, अगर π/2 है, और अगर क्या दे रखा है पाई। अब देखो कई बार क्या होता है, कई बच्चों को पता होता है कि सर फॉर्मूला पता है, मैं फटाफट अप्लाई कर दूंगा। आप ऐसा मत करना, आप सुनिए ध्यान से क्या करना है आपको। जैसा कि हम जानते हैं कि आई आर का जो फॉर्मूला है वो है I1, फिर प्लस में आ जाएगा I2, और प्लस में 2 अंडर रूट ऑफ दिस इज I1, फिर इंटू में आ जाएगा I2, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे cos ऑफ फाई। सबको पता है कि सवाल तो बहुत ज़्यादा इजी है ना, क्योंकि आपको फाई कितना पता है 0, दूसरे सवाल में आपको फाई कितना दे रखा है π/2, और तीसरे वाले सवाल में आपको फाई कितना दे रखा है पाई। सारी वैल्यूज रखो, आ जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले इसमें I रखते हैं, फिर 4I रखते हैं, फिर उसके बाद 0 रखते हैं, फिर पूरा सॉल्व करते हैं, फिर बोलते हैं देखो पहले का आंसर आ गया, फिर यही काम दोबारा, फिर यही काम तीसरी बार। आप ऐसा काम हर बार मत कीजिए, ऐसा ध्यान रखना, ऐसे पॉइंट्स में अगर आ गया तो फिर अब आप क्या करेंगे, पहले इसको जनरली सॉल्व कर लीजिए। जैसे IR की जगह पर IR एज इट इज, I1 आपके पास कितना है I, I2 आपके पास कितना है 4I, फिर प्लस 2 की जगह पर 2, फिर अंडर रूट में I1 की जगह I, और I2 की जगह 4I, और cos फाई जैसा उसे वैसे का वैसे रहने दो। तो आप अगर I और 4I ऐड करेंगे तो दिस इज 5I, प्लस में 2, और इस 4 को रूट से बाहर लाएंगे तो 2, और I इंटू आई इज आई स्क्वायर, रूट से बाहर आके क्या बन जाएगा I, और इंटू में आ जाएगा cos ऑफ फाई। अब इसके बाद मैं लिख सकता हूँ IR यानी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गया 5I प्लस में 4I, और इंटू में यहाँ पर क्या आ गया cos ऑफ फाई। तो आप चाहें तो ऐसे लिख दीजिए IR इज इक्वल टू में 5 + 4 इंटू कॉस फाई एज इट इज, और साथ में क्या कॉमन आ गया I। ये ना मैंने एक ही बार में सारी की सारी कैलकुलेशन करनी थी, सब कर दी। अब मेरे सामने 3 अलग अलग सवाल थे। सवाल नंबर 1, इन्होंने कहा कि अगर फेज कितना हो 0, तो आप सीधा इसे उठाइए, IR इज इक्वल टू में क्या लिखा है 5, फिर प्लस में 4, फिर इंटू में कॉस, और फेज की वैल्यू 0, और इंटू में I। सबको पता है cos 0 1, 5 + 4 कितना हो गया 9, तो मेरा आंसर आ गया 9I। ऐसे ही दूसरे वाले सवाल में हमें कहा गया है कि अगर आपका फेज यानी कि फाई जो है उसकी वैल्यू कितनी है π/2, अब आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो IR इज इक्वल टू 5 + 4, फिर इंटू में कॉस, और फाई की जगह π/2, और इंटू में I, फिर यहाँ पर cos π/2 0, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5I। और तीसरे वाले पार्ट में हमें बोला फेज है पाई, तो फाई इज इक्वल टू में पाई, और आप यहाँ पर लिखेंगे IR इज इक्वल टू 5 + 4 इंटू कॉस, और फेज की जगह पाई। सबको पता है cos पाई इज -1, तो ये सॉरी इसके साथ में I भी रहेगा, तो दिस इज I, तो आप इसे लिखेंगे 5 - 4 इंटू में I, एंड योर फाइनल आंसर इज I। तो इस तरह से एक ही बार में आप तीनों को सॉल्व कर लोगे, इसलिए जो चीज़ करनी है ना तो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही वजह थी करवाने की इसको। चलो भाई सुनो,
अब ना मैं आप लोगों को एक और सवाल कराने जा रहा हूँ, और जो भी सवाल कराने जा रहा हूँ, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, इसलिए ज़रा ध्यान से और अच्छे से समझ लेना। मैं थोड़ा तसल्ली से इस सवाल को कराऊंगा और इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों एक जैसे सही हैं, बट हाँ ध्यान से सुनना, ये सवाल पेपर में पहले कई बार रिपीट हो चुका है। अब ज़रा सवाल लिखिए सब लोग। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, in Young's double slit experiment, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k units, full stop. Find the intensity at a point, where the path difference is number 1 lambda by 4, number 2 lambda by 3, number 3 lambda by 2. Number 1 lambda by 4, number 2 lambda by 3 और नंबर 3 लैम्डा बाय 2। अब भाई ध्यान से सुनना, देखो तसल्ली से बात को समझना, पहले इसका लॉजिक जानो। देखो एक बात सुनना, आप लोग जानते हैं कि I का जो फॉर्मूला है वो है I1 प्लस I2 और प्लस में 2 अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 और इंटू में क्या लिखा है cos phi, ये फॉर्मूला है। आप ना इससे रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हो, लेकिन तब जब आपको I1 I2 पता और क्या पता हो, फेज डिफरेंस। इस सवाल में फेज डिफरेंस नहीं दे रखा, देखो नहीं दे रखा ना, क्या दे रखा है, पाथ डिफरेंस। इन्होंने ये भी पूरा सवाल नहीं बताया कि I1 I2 क्या है, इन्होंने बस इतना कहा कि यंग्स के डबल स्लिट वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर किसी जगह पे जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा था, वहां पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी थी वो कितनी थी, k यूनिट्स। तो आपको ये बताना है कि वहां पर इंटेंसिटी कितनी होगी जहां वेवलेंथ लैम्डा बाय 4 है, जहां वेवलेंथ लैम्डा बाय 3 है और जहां वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा बाय 2। ये क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अगर ये बोलते ना कि जहां फेज डिफरेंस इतना है इतना इतना है, तो सीधा मैं फेज डिफरेंस रखता, I1 I2 रखता, सॉल्व करता और मेरे सामने मेरा आंसर आ जाता। हालांकि सवाल आसान है, बस इन्होंने जानबूझ के ऐसी चीजें दी है ना जो इनके अंदर मौजूद नहीं है, जैसे कि पाथ डिफरेंस दे दिया और सवाल में फॉर्मूला किस चीज का है, फेज डिफरेंस का। अब हम इस चीज को जरा समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी गिवन है उसे जरा ढंग से सुनना, और जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की थी उनको एक चीज़ याद होगी, मैंने ये कहा था कि मैं ये जो डेरिवेशन कर रहा हूँ वो एनसीईआरटी से नहीं मैच कर रही, और उसकी वजह बताई थी क्योंकि एनसीईआरटी ने बड़ी स्पेशल सिचुएशन ली थी, दोनों वेव्स बिल्कुल सेम ले ली, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम, दोनों का फेज डिफरेंस कितना लिया, 0। मैंने बोला मैं दोनों का एम्पलीट्यूड कैसे ले रहा हूँ, अलग अलग, और दोनों में कुछ ना कुछ क्या ले रहा हूँ, फेज का डिफरेंस। इसलिए मेरा फॉर्मूला डिफिकल्ट था, लेकिन ये फॉर्मूला सब जगह काम करेगा, जहां एम्पलीट्यूड इक्वल है वहां पर भी और जहां एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है वहां पर भी। तो फिर अब जरा देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहां से इस सवाल का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन क्या है, इन्होंने बोला यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, इन, इस तरीके से लिख देता हूं, इन YDSE, इन्होंने सवाल में दिया है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके अंदर किसी जगह पर जहां पर आपका जो पाथ डिफरेंस था लैम्डा था, उस जगह पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी थी वो किसके बराबर थी, k यूनिट्स के बराबर। k मुझे नहीं पता, इसका मतलब ये गिवन है कि भैया जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा है वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है, दैट इज k। तो आपको बताना है कि वहां इंटेंसिटी कितनी होगी जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 3 और लैम्डा बाय 2 है। ठीक है, हम देखते हैं अभी इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले हम अपने काम को शुरू करने से पहले यहां पर एक बात ध्यान देते हैं। हमें अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है तो हमें फॉर्मूला पता तो है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है IR बराबर में I1 प्लस में I2 प्लस में 2
अंडर रूट ऑफ दिस इज I1 और इंटू में I2 और इंटू में कॉस ऑफ फाई। सब लोग एकदम तसल्ली से सुनना। लेकिन अगर हम बात करें इन YDSE, लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने यंग्स ने एक काम किया था, यहाँ पर एक सोर्स रखा था, इसमें से लाइट वेव्स गई और इस तरह से उसने दो कोहेरेंट सोर्सेज को तैयार किया था और यहाँ से जो वेव्स जाती थी वही आपस में इंटरफेयर करती थी और यहाँ पर या तो मैक्सिमा बनता था या फिर क्या बनता था, मिनिमा। उसने एक्चुअल में ना इन दोनों के दोनों सोर्सेज से जो लाइट की इंटेंसिटी आ रही थी उनकी वैल्यू कैसी रखी थी, बिल्कुल सेम। ये आपको पता होना चाहिए। यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों ही सोर्सेज से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी कैसी रखी गई थी, बिल्कुल सेम। अब इन्होंने सवाल में नहीं लिखा, लेकिन मुझे पता है कि ये कह रहे हैं यंग्स के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसके एक्सपेरिमेंट में I1 और I2 कैसे थे, बराबर। चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं दोनों के दोनों किसके बराबर थे, I0। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरह से लेट, और मैं ये ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि इन्होंने बताया हम कौन से एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं इसकी। इससे पहले वाले सवालों में बोले ना पहले की इंटेंसिटी I, दूसरे की कितनी 2I। भाई वो काम यंग्स वाले फॉर्मूले भी हो सकता था, लेकिन अगर इन्होंने बोला इस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इसमें दोनों की इंटेंसिटी सेम ली गई थी, इसलिए आपको भी ये करना ही पड़ेगा। अब अगर ऐसा था तो अब हम इसके आगे की बात को समझते हैं। अगर आपको यहाँ पर I1 I2 आपने I0 मान लिया है, चलिए एक काम करते हैं, अब इसे कैलकुलेट ही करके देखते हैं। तो IR की जगह पर IR, व्हाट इज योर I1, आप उसे लिखेंगे I0। व्हाट इज योर I2, दिस इज ऑल्सो I0। 2 की जगह 2, अंडर रूट ऑफ I1 I2, I0, ये भी I0 और इंटू में क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ फाई। अगले स्टेप में IR की जगह IR, I0 प्लस I0 इज 2I0, इसे लिखेंगे 2, I0 I0 इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट से बाहर आके I0, और ये बन गया आपके लिए कॉस ऑफ फाई। इसके भी नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, तो IR की जगह IR, 2 की जगह 2, कॉमन आ गया I0, तो बचेगा 1 प्लस कॉस ऑफ फाई। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई होगी। IR को आप IR रहने दीजिए, 2I0 जैसा है वैसे ही रहने दो। अगर आपको याद हो तो 1 प्लस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पर क्या है 5/2। ये बात याद रखना जिन बच्चों को ना पता हो, 1 प्लस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ 5 था इसलिए क्या लिख दिया 5/2। और ये चीज़ लिख लेने के बाद मैंने अपनी फाइनल रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल दी, और वो है IR इज इक्वल टू 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो आप इसे लिख सकते हैं 4I0 इंटू में यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर 5/2। इसका मतलब मैंने ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाली है वो किसके एक्सपेरिमेंट के लिए निकाली, यंग्स के एक्सपेरिमेंट में। कैसे पता, क्योंकि यंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में I1 I2 दोनों की इंटेंसिटी कैसी ली थी, सेम। सबको ये बात समझ में आ गई ना। अब जब आप अपनी किताब को ओपन करेंगे और इस बुक के अंदर इसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, तो मैंने जो आपको मॉर्निंग में यानी कि क्लास में पढ़ाया था, लास्ट वाली क्लास में मैंने कहा था हमारा रिजल्ट नहीं मैच करेगा फिलहाल के लिए, क्योंकि इन लोगों ने दो वेव्स ली थी। एक वेव आपके सामने ये रही Y1, देखो A cos ओमेगा टी, Y2 A cos ओमेगा टी, और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद इन लोगों ने जब कैलकुलेशन की और रिजल्टेंट इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया, तो ये रही आपकी वो फाइनल रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो मैंने भी अभी अभी कैलकुलेट की है, और ये आपके सामने यहाँ पर आपको नजर आ रही है। ये रहा I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2, देखिए वाली इंटेंसिटी। ये क्यों मेरा रिजल्ट मैच किया, क्योंकि इसके अंदर I1 I2 दोनों को ही किसके बराबर रख दिया गया, I0 के बराबर। यानी कि आप लोग ना जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसकी मदद से ये डिराइव कर सकते हो। इट मीन्स कि अगर आप में से कोई चाहे तो इसे डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद रख सकता है, लेकिन ये लगाते वक्त ख्याल रखें कि दोनों सोर्सेज से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए, सेम। लेकिन अगर वो अलग अलग हुई तो भैया ये है जनरल फार्मूला जिसका आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसका यूज कर सकते हो। मैंने ये डिराइव भी कर दिया, बुक से भी मैच हो गया, और अब मैं अपना काम इसी फॉर्मूले से करने वाला हूँ। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत ये कि मुझे अगर कोई बोलेगा कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालो तो मुझे फाई की जरूरत पड़ेगी और I0 की जरूरत पड़ेगी। मुझे क्या नहीं पता I0, क्योंकि I0 तो मैंने मान लिया कि चलो इन दोनों की इंटेंसिटी कितनी है I0, तो पहला काम है क्या निकालना I0। लेकिन I0 निकालने के लिए देखना कुछ गिवन है, हाँ गिवन तो है। अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तब इंटेंसिटी कितनी है K, लेकिन इसमें पार्ट डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपको पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालना सिखाया था, हम उसको यूज करते हैं इसके अंदर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, हम उस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं जो हमने किया था, और जो लोग नहीं भी थे ना लास्ट क्लास में, जरा ध्यान से सुनना। देखिए सवाल में गिवन है व्हेन, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा है तब आपकी इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है K। अच्छा वैसे अगर आपको याद हो तो हमने देखा था ना कि पाथ डिफरेंस को निकालने का एक फॉर्मूला था, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई और इंटू में क्या था 5, ऐसा ही था।
यही बताया था ना मैंने सुबह, उसको x से दिखाया था, इस टाइम किससे दिखा रहे हैं, p से, क्योंकि सवाल में भी हमने p से रिप्रेजेंट किया। तो पाथ डिफरेंस पता तो है कितना है, लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई और इंटू में क्या हो गया 5। अब यहाँ लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई। अब हमें ना पाथ डिफरेंस से पता चल गया कि फेज डिफरेंस कितना है। अब तुम्हें 5 पता है, ये चीज़ तुम्हें रिजल्टेंट इंटेंसिटी पता है, तुम आराम से इसे निकाल सकते हो। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं, फिर मेरे सामने पूरी चीज़ आ जाएगी। अब आप इसे लिखेंगे नाउ, अब हमारे सामने लिखा है रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू 4I0 इंटू में आ जाएगा कॉस एंड दिस इज 5/2। IR रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है K इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ I0 इंटू में कॉस और 5 की वैल्यू 2 पाई, तो आप इसे लिखेंगे 2 पाई अपॉन में 2 और यहाँ स्क्वायर है तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, K एज इट इज 4I0 की जगह 4I0 और cos पाई इज -1 और उसका क्या होगा स्क्वायर। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 4I0 की वैल्यू ही कितनी निकल के आ गई K, और अगर 4I0 K के बराबर है तो भैया आप यहाँ पर K रख दो और आप लोगों को आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला मिल जाएगा IR बराबर में K cos स्क्वायर 5/2। अब मैं इसकी मदद से आराम से रिजल्टेंट इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकता हूँ। और कैसे करूँगा, हमें 3 केसेस पूछे, सबसे पहला λ/4, फिर λ/2, फिर λ/3। तो आप ना उन सब के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा 5, वो 5 रखते जाओ, आपको इंटेंसिटी मिलती चली जाएगी। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इतना नोट कीजिए, फिर हम उन सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। लिख लिया सभी लोगों ने इसको? कर लिया कंप्लीट यहाँ तक? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अब हम एक एक करके ना इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से सुनना। ऐसे तो मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, बट एक छोटा तरीका भी है जो
और कम टाइम में पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाल देगा। कैसे वो सुनना, चलें आगे। अच्छा देखो, अब ना इसको मैंने निकाल लिया, मैं अब इसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके आगे हमने अभी अभी कैलकुलेट किया कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी आप निकालेंगे k एंड दिस इज cos स्क्वायर फाई अपॉन में 2। ये रही आपके पास आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी। बातें मत कीजिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहला सवाल इन्होंने कहा है कि अगर आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है तब बताइए लैम्डा बाई 4 है तब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी। लेकिन इस फॉर्मूले में कहीं पे भी पाथ डिफरेंस रखने की जगह है ही नहीं। क्या रखना है आपको? फेज डिफरेंस। तो आपको फेज डिफरेंस निकालना है, लेकिन अभी तो बताया कि पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई और इनटू में फेज डिफरेंस। तो आप इसमें p की जगह p की वैल्यू रख दो। p कितना है? लैम्डा बाई 4 इक्वल टू में लैम्डा बाई 2 पाई और इनटू में क्या हो गया? 5। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये 2 पाई इधर चला जाएगा तो आप इसे लिखेंगे 2 पाई बाय 4 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 5। या फिर आप लिख दीजिए 5 इज इक्वल टू कितना आ गया? पाई बाय 2। ये लो, मुझे फेज डिफरेंस पता चल गया। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है तो फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई बाय 2। और अब आपको ये पता है तो आप आराम से रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो आई आर इज इक्वल टू कितना है? के इंटू में कॉस स्क्वायर, फाई की वैल्यू पाई बाय 2 है तो आप लिखेंगे पाई बाय 2 अपॉन में 2 एज इट इज। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? के। इसे लिखिए कॉस स्क्वायर, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4, तो ये रहा पाई बाय 4। के की जगह के एंड कॉस पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2 और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो फाइनली आप लिख सकते हैं के बाई 2। मतलब यहाँ पर आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? के बाई 2। ये पहला पार्ट था। अब दूसरा पार्ट सुनना ध्यान से, अब इतना बड़ा नहीं करने वाले। नंबर 2, गौर से समझना इस बात को। इस बार पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 3, यही गिवन है। अच्छा एक बात सुनो, वैसे ऐसे तो यार ये रहा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में अगर आपको फेज डिफरेंस पता है तो आप क्या निकाल सकते हो? पाथ डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस पता है तो क्या निकाल सकते हो? फेज डिफरेंस। वैसे अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने एक बात की थी कि अगर आपकी वेव ऐसे चलती है तो वो कितना डिस्टेंस चली? लैम्डा। और कितना फेज में फर्क आया? 2 पाई। इसका मतलब ऐसा मान के चलो कि लैम्डा ना 2 पाई के बराबर है। मतलब अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 2 पाई। ऐसा मान करके चलिए। तो अगर आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा है और फेज डिफरेंस तब 2 पाई होगा तो देखना ज़रा, आपसे सीधा बोलूँ मुझे फाई निकालना है तो लैम्डा की जगह पर किसको रख दो? 2 पाई और नीचे 3 की जगह पर क्या रख दो? 3। डायरेक्टली यही आ गया भाई। आपको इस फॉर्मूले में रखना है, रखो, सॉल्व करो तो भी आप वहीं पर पहुंचने वाले हो। अब जब ये आपको पता लग गया तो आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे। R इज इक्वल टू कितना होगा? K ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर फाई अपॉन 2 और फाई की जगह कौन है? 2 पाई बाय 3 अपॉन में 2 और ये 2 से 2 कैंसिल। तो आप इसे लिखेंगे K एंड दिस इज कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। सबको पता है पाई बाय 3 मतलब 60 और कॉस 60 इज हाफ, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अब आपकी इंटेंसिटी कितनी हो गई? K बाय 4। नंबर 2 के बाद नंबर 3, तीसरे में कहा गया अगर पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाई 2। कोई बताएगा फेज डिफरेंस क्या होगा? पाई। लैम्डा की जगह क्या रखोगे? 2 पाई अपॉन में 2 था 2, 2 से 2 कैंसिल। योर आंसर इज पाई। और अब आपसे बोलूँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो लिखेंगे के एंड दिस इज कॉस स्क्वायर, फाई की जगह पर रखेंगे पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 इज 0। तो आप बोल सकते हैं अब इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए।
लिख लिया सभी बच्चों ने इसको? देखो भाई, ये जो सवाल है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने कराया, इसे ना 3 पार्ट्स में मैंने कराया, इसलिए ये बड़ा हो गया। एग्ज़ाम में ये कई बार रिपीट हो चुका है ऐसा सवाल, और ये सवाल ना आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। आप इसे अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो अब मैं आपको एक बार बुक में इसे दिखा देता हूँ कि ये कौन सा क्वेश्चन है, और ध्यान से देखना सब लोग, सुनो। इसके बाद फिर हम अगले एक छोटे से लॉजिक पर चलते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने, आपको याद होगा हम ना इसके अंदर से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 सवाल तो कर चुके थे। अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 5th, 5वां सवाल। एक बार पढ़ रहा हूँ, सवाल देखते हैं ज़रा क्या लिखा है, सुनिए। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमैटिक लाइट, एक सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट यूज़ कर रहे हैं, ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट। जहाँ पाथ डिफरेंस लैम्डा, वहाँ पे इंटेंसिटी के। What is the intensity of light at a point where the path difference is lambda by 3? तो इन्होंने 1 दिया है और हमने lambda by 3, lambda by 2 और lambda by 4। तो ये क्वेश्चन है और ये सच में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था। तो इसके 3 पार्ट्स करके बता दिए, क्योंकि जो मैंने आपको लिखवाया ये पेपर में एज इट इज आया था और यहाँ किताब में तो ऐसे दे रखा है। चलिए अब हम ना वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। अब सुनो ध्यान से। और भी न्यूमेरिकल्स करने, लेकिन उन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो अब बताने जा रहा हूँ, और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब जो सवाल हम करने जा रहे हैं उनमें ना आप लोगों को ये नहीं कहेंगे कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी बताइए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताइए, वहाँ हर सवाल मैक्सिमा और मिनिमा की फॉर्म में होगा। बोलेंगे फाइंड द मैक्सिमम इंटेंसिटी, कभी बोलेंगे फाइंड द मिनिमम इंटेंसिटी, फाइंड द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फाइंड द मिनिमम एम्पलीट्यूड, और इस तरह के सवाल मिलेंगे जिनमें मैक्सिमम और मिनिमम के ही बारे में बात की जाएगी। तो मैं इस टॉपिक को आप किताब में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसको एक अलग नाम दे करके पढ़ाया जा रहा है, और इस टॉपिक का नाम रख रहे हैं कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। मतलब आपको मैक्सिमा मिनिमा की इंटेंसिटीज के कंपैरिजन पर बेस्ड सवाल मिलेंगे। अब वो सवाल कैसे होंगे मैं आपको अभी कराता हूं, लेकिन उसके पहले आप इस हेडिंग को लिखिए, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटीज एट मैक्सिमा and minima. Comparison of intensities at maxima and minima. तो एक काम करते हैं भाई, पहले ना मैक्सिमा पर इंटेंसिटी निकालते हैं, फिर मिनिमा पर, और फिर दोनों को साथ में रख के कंपेयर कर लेते हैं कौन ज़्यादा है कौन कम, और कौन कितने गुना ज़्यादा है और कितने गुना कम। तो एक बात यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, सुनिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर 1 डाल रहा हूँ और इस जगह पर लिख देता हूँ दिस इज फॉर मैक्सिमा। या तो बोल दीजिए फॉर मैक्सिमा, या बोल दीजिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, याद है सभी लोगों को, या फिर लिख दीजिए फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। आपको याद होगा मैक्सिमा वहाँ होता है जहाँ पर कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, यानी कि कितनी, +1। आप लोगों को ये भी याद होगा कि हमने ये पढ़ा था कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो फॉर्मूला है दैट इज a² + b² + 2ab और इंटू में cos ऑफ 5, ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है। और हम जानते हैं कि आपका एम्पलीट्यूड तब मैक्सिमम होगा जब cos कैसा होगा, मैक्सिमम, और cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मैंने यहाँ पर लिखा r की जगह r, रूट की जगह पर रूट एज इट इज। आप इसे लिख सकते हैं a² प्लस में b² प्लस में 2ab और cos 5 की वैल्यू 1। जैसे ही आप इसे लिखेंगे तो r इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab, आप इसे लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, लेकिन इसके ऊपर रूट भी तो रहेगा, और रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। और जैसे ही रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा आप यहाँ लिख पाएंगे r इज इक्वल टू में a प्लस b। इसका मतलब ये रही आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, लेकिन क्योंकि आपका कॉस यहाँ पर मैक्सिमम है इसलिए ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो भी कौन सी होगी, मैक्सिमम। यानी कि अब से सवाल में कोई बोलेगा फाइंड द मैक्सिमम, सॉरी इंटेंसिटी नहीं, एम्पलीट्यूड, तो आपको ये फॉर्मूला नहीं यूज करना, सीधा दोनों वेव का एम्पलीट्यूड आपस में क्या कर दीजिए, ऐड, और आप लोग आराम से इसे कर पाएंगे। मेरी बात सबको समझ में आई क्या बोल रहा हूँ। अब इसके अलावा ये तो अभी मैंने सिर्फ एम्पलीट्यूड कैलकुलेट किया, अब ना मुझे इंटेंसिटी भी निकालनी है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था इंटेंसिटी इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ
एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, याद है भाई, मैंने पढ़ाई थी ये बात। तो ऐसे तो अगर आप चाहते हो कि मैं इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, तो आपको लिखना पड़ेगा, अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम रखनी है तो आपको एम्पलीट्यूड भी कैसा रखना पड़ेगा, मैक्सिमम। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम जानते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आई मैक्स बराबर में के, और ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस में बी, और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये लो जी, हमारे सामने तैयार हो गई मैक्सिमम इंटेंसिटी, और ये रहा आपके सामने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। क्लियर? तो अगर मुझसे कोई बोले कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालिए, तो आप सीधा लिखेंगे ए प्लस बी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी है तो सीधा के ब्रैकेट में ए प्लस बी का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। क्लियर सभी के लिए? आप पहले इसे लिखिए। हाँ भाई, ये लिख लिया सभी लोगों ने। तो ये आ गई इंटेंसिटी, वो भी कहाँ पर, मैक्सिमा पर। अब नेक्स्ट, आगे आवाज़ नहीं, लिखिए ज़रा नंबर 2, फॉर मिनिमा। फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा। चुप रहिए और ध्यान दीजिए ज़रा, सुनिए। अगर मैं मिनिमा की बात करूं तो हम जानते हैं जिस जगह पर मिनिमा होता है वहां पर कॉस की वैल्यू सबसे कम, यानी कि -1। अब मैं आपसे बोलूं मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, तो आप लिखेंगे √a² प्लस b² प्लस 2ab, और कॉस की वैल्यू -1। ऐसा रखने से a² प्लस b² माइनस 2ab, ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट, और स्क्वायर से रूट हटा देंगे तो आपके सामने r की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी, और आप इसे बोलेंगे मिनिमम एम्पलीट्यूड, और यहाँ मैक्सिमा के बजाय इस बार क्या लिखना पड़ेगा, मिनिमम। और अब अगर मैं कहूँ कि इसमें मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आप सीधा ही लिख सकते हैं आई मिनिमा इज इक्वल टू के, और इंटू में यहाँ पर आ जाएगा आर मिनिमा का स्क्वायर। तो आई की जगह आई, मिनिमम एज इट इज, और के की जगह के, और मिनिमा की वैल्यू है a माइनस में b का होल स्क्वायर। तो ये रही आपके पास इंटेंसिटी की मिनिमम वैल्यूज, इसे भी लिख लीजिए।
लिख लिया सभी ने इसको? चलो भाई इधर ध्यान देना, सुनिए एक बात बताओ, मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि ना किसी जगह पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू है 20 यूनिट्स, और किसी जगह पर मिनिमम इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो सपोज कर लीजिए कितनी है, 10 यूनिट्स। तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम इंटेंसिटी ज़्यादा है किससे, मिनिमम से। कितने गुना ज़्यादा है, 2 गुना। कैसे पता लगेगा, दोनों को डिवाइड करके। बस ऐसे ही मुझे अगर कंपैरिजन करना है कि कौन कितने गुना ज़्यादा बड़ा और कितने गुना ज़्यादा छोटा है, तो मैंने एक काम किया, ऊपर की तरफ मैक्सिमम इंटेंसिटी रख दी और नीचे की तरफ इंटेंसिटी रख दी मिनिमम वैल्यू वाली की। और हम जानते हैं कि ब्रैकेट में a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, और नीचे की तरफ k और ब्रैकेट में a माइनस बी इसका होल स्क्वायर, और k से k क्या हो गया, कैंसिल। तो आप इसे लिख सकते हैं I मैक्सिमा अपॉन में इसे लिखेंगे I मिनिमा इज इक्वल टू में a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब अब से अगर कभी भी कोई मुझे इंटेंसिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ का रेशियो पूछेगा तो इतना सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ a और b रख दीजिए, आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो मिल जाएगा। इसे लिख लीजिए, ये मैंने कंपैरिजन कर दिया दोनों का। चले आगे, इसके आगे क्लियर है सभी के लिए? पहले चुप हो जाओ सब लोग, बातें नहीं, इधर ध्यान दीजिए। अब ना मैं आपके सामने ना एक स्पेशल केस डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। स्पेशल केस, एंड दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बस 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 बाबा, मान लीजिए अगर मैंने एक्सपेरिमेंट के अंदर दोनों ही वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल ले लिया, बी और ए दोनों के दोनों कैसे हो गए, इक्वल। अभी देखना आराम से, फिर हम इसको, और अब मुझे कहा जाए बताना ज़रा कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो हम तो जानते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज a प्लस बी। अब की बार a की जगह a और b की जगह पर भी a, तो a प्लस a कितना हो गया, 2a। तो आप कह सकते हैं कि अब आपका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा दैट इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 2a। दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और अगर ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और आपसे बोले मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, तो आप लिखेंगे k, और ब्रैकेट में ये सभी को पता है क्या होगा, r मैक्सिमम का स्क्वायर। तो I मैक्सिमम की जगह I मैक्सिमम डायरेक्टली अगर k लिख दें और इसकी वैल्यू 2a का स्क्वायर, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ऐसे में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो होगी 4k इंटू में a का स्क्वायर। दिस इज द इंटेंसिटी एट मैक्सिमम। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूँ कि मिनिमा के केस में क्या होगा, तो अब आप इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ लिखेंगे आर मिनिमा, तो मिनिमम इंटेंसिटी निकालेंगे तो a माइनस बी, a की जगह a और b की जगह पर भी a माइनस a कितना हो गया, 0। यानी कि आप बोल सकते हैं कि मिनिमम वाली जगह पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो कितना होगा, 0। और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि मिनिमम इंटेंसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड 0 तो इंटेंसिटी भी कितनी होगी, 0। लेकिन ऐसा तब होगा जब दोनों वेव का एम्पलीट्यूड कैसा होगा, बिल्कुल इक्वल। आप इसे लिखिए।
चुप हो जाइए, सुनिए। अच्छा अब एक बात सुनना, आवाज़ नहीं, सुनिए। पता है आगे चल के ना मुझे आपको एक छोटी सी डेफिनेशन, एक छोटी सी टर्म पढ़ानी है जिसे बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न हम बात करेंगे उस बारे। तब वहाँ पर ये कहते हैं कि एक आसान भाषा में समझो कि एक टीचर्स कहते हैं कि बताइए क्या क्या कंडीशंस लूँ एक्सपेरिमेंट में ताकि पैटर्न बहुत सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट और सबसे क्लियर नजर आए। तो उनमें से एक कंडीशन ये होती है व्हेन b इज इक्वल टू a, यानी कि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड कैसा लिया जाए, सेम। तो ये एक कंडीशन होती है, मगर क्यों, वो चीज़ मैं अब आपको समझाता हूँ। अगर आप दोनों इंटरफेरेंस करने वाली वेव्स का एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल लोगे तो ऐसे में जो मैक्सिमा है वहाँ का एम्पलीट्यूड ज़्यादा और इंटेंसिटी भी अच्छी खासी ज़्यादा होगी, और जो मिनिमा है वहाँ का एम्पलीट्यूड ज़ीरो और इंटेंसिटी बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, ज़ीरो। मतलब जो डार्क फ्रिंजेस है वो परफेक्टली डार्क दिखेंगे, वहाँ पर आपको लाइट नज़र आएगी ही नहीं। इससे फ़ायदा क्या होगा, ब्राइट फ्रिंजेस अच्छी खासी ब्राइट नज़र आएगी और डार्क फ्रिंजेस परफेक्टली क्या नज़र आएगी, डार्क। इससे ना ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस में कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कंट्रास्ट शब्द का मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर मैं इस पूरी स्क्रीन पर बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूं और यहाँ पर एक रेड कलर कर देता हूँ इस आधे हिस्से में और बाकी के आधे हिस्से में ऑरेंज कलर कर दूं और आपको यहाँ पास से खड़ा कर दूं, तो आप बोलोगे सर ये रेड है और ये क्या है, ऑरेंज। और आपको काफ़ी दूर ले जा करके खड़ा कर दूं और बोलो अब पहचानना, तो आपको सब कुछ ऑलमोस्ट रेड जैसा ही दिखाई देगा। अब आपको दोनों में कुछ खास फर्क नज़र नहीं आएगा। मतलब ऐसे कलर्स जिनमें बिल्कुल डिफरेंस साफ साफ दिखेगा, जैसे ब्लैक एंड वाइट, ये कंट्रास्ट होता है भाई। लेकिन अगर आप ब्लैक एंड ग्रे पहन लेंगे तो वो ना लगभग मान लो डार्क ग्रे या काफ़ी ज़्यादा ब्राउन, तो ब्लैक और डार्क ब्राउन पहनेंगे तो वो दोनों के दोनों कलर्स दूर से मिक्स हो जाएंगे और ऐसा लगेगा कि शायद कोई एक जैसे कलर की पैंट और शर्ट पहन रखी है। उनमें कंट्रास्ट अच्छा नहीं होगा, उसे बोलेंगे पुअर कंट्रास्ट। इसका मतलब अगर ब्राइटनेस जो डार्कनेस है इसकी इंटेंसिटी कम रहे, थोड़ी बहुत रहे, जीरो ना हो, और ये थोड़ा सा डाउन रहे, तो दोनों में कंट्रास्ट बहुत ज्यादा पुअर होगा। यानी कि अगर a इज इक्वल टू बी होगा द कंट्रास्ट विल बी बेस्ट, और अगर a b के बराबर नहीं होगा तो शायद कंट्रास्ट बेस्ट ना हो, थोड़ा सा क्या हो, पुअर। मीनिंग समझ गए? और ये सारे वर्ड आपको ऐसे ही लिखने पड़ेंगे, बेस्ट कंट्रास्ट या फिर पुअर कंट्रास्ट। अब आप नीचे इस बात को लिखिए, इसके आगे ही लिखेंगे जो लिखा है, डार्क फ्रिंजेस विल बी परफेक्टली डार्क, डार्क फ्रिंजेस विल बी परफेक्टली डार्क and the contrast between bright and dark interference fringes, bright and dark interference fringes will be the best. Bright and dark interference fringes will be the best. Will be the best. क्या चीज? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डार्क फ्रिंजेस विल बी परफेक्टली डार्क and the contrast between bright and dark interference fringes will be the best. Will be the best. अच्छा एक चीज़ और सुनिए, सुनो, आवाज़ नहीं। इस बात को आप नोट में लिखेंगे क्योंकि इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल में होना है। हालांकि जितना पढ़ा है सब न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाला। अब सुनना ज़रा क्या चीज़ है ये, ध्यान देना, सुनो। यंग्स ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर इस तरीके से 2 स्लिट्स बनाई थी। पता है इन स्लिट्स की भी ना कुछ चौड़ाई, इनकी कुछ क्या थी, विड्थ। उसने मान लीजिए दोनों के विड्थ ना वैसे उसने ना सेम ही ली थी, लेकिन मान लो मैंने एक की विड्थ W1 ले ली और दूसरी वाली स्लिट की विड्थ क्या ले ली, W2, और सामने की तरफ स्क्रीन रख दी। लाइट इसमें से भी आएगी, लाइट इसमें से भी आएगी, और दोनों इंटरफेयर करेंगे और स्क्रीन पर मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आएगा। आप मुझे बताना, अगर मैं इसकी विड्थ को काफ़ी ज़्यादा कम रखूँ तो लाइट की इंटेंसिटी कैसी होगी, कम। अगर आप इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ाओगे तो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा। तो यहाँ से पता लगा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। और अगर इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है विड्थ के तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा दो के, और इनटू में क्या हो जाएगा, W। और इस हिसाब से अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप यहाँ पर लिख सकते हो I1 अपॉन में क्या लिख दीजिए, दिस इज I2 इक्वल टू में आ जाएगा K इंटू में W1, और नीचे की तरफ क्या लिख सकते हैं, K इंटू में W2, और K से K क्या हो जाएगा। तो मैं इन सबको ना लिखने के बजाय सीधा ही डायरेक्टली लिख देता हूं
कि I1 अपॉन I2 बराबर होगा W1 अपॉन W2, और ये भी तो पता है, याद है I1 बराबर क्या लिखवाया था मैंने, KA स्क्वायर, और I2 बराबर KB स्क्वायर, K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये सब ना लिखने के बजाय सीधा ही मैं डायरेक्टली एक रिजल्ट लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू में क्या हो गया, A स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर, और ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। मतलब अगर इंटेंसिटी का रेशियो पता है तो विड्थ का रेशियो मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड का रेशियो मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड का रेशियो पता है तो विड्थ का रेशियो मिलेगा, और इंटेंसिटी 1 2 3 तीन चीज़ें पता है, कोई एक रेशियो पता हो ना तो बाकी के दोनों रेशियोज आप कैलकुलेट कर सकते हो। सवाल करते वक्त हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। आप पहले एक बात लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रू अ स्लिट, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट थ्रू ए स्लिट, the intensity of light through a slit is proportional to its width, is proportional to its width. Full stop. If W1 and W2, if W1 and W2 are the width of the two slits, are the widths of the two slits from which intensities of light I1 and I2 emanate, मतलब निकल रही हैं, EMANATE, emanate, then अब आप ये एक्सप्रेशन लिख लीजिए जो बोर्ड पर लिखा है। EMANATE लिख लिया भाई ये फॉर्मूला। अच्छा अब सुनो, छोटे छोटे सवाल हैं, सारी चीज़ें देख लिया आपने। अब देखना कितने स्मूथली मैनर में हम ये सारे क्वेश्चन, ज़रा सा वक्त बचा है इतनी देर में आराम से हो जाएंगे, 15 मिनट में सारे सवाल हो जाएंगे। अब सुनते रहना और ध्यान देना, सब लोग चुप, आवाज़ बिल्कुल नहीं, और ध्यान से सुनेंगे सभी जने क्या क्या क्वेश्चन। लिखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्लिट विड्थ्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ slit widths if the amplitudes of light waves, if the amplitude of light waves, amplitude of light waves from them have a ratio of √2:1, √2 ratio 1। यस, अच्छा देखिए ध्यान से, हमसे कहा गया है कि जो लाइट वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो है √2:1। आपको बताना है जिस स्लिट से वो बाहर निकल रही है उन स्लिट्स की विड्थ का रेशियो क्या होगा। और अभी अभी तो हमने ये एक्सप्रेशन पढ़ा कि जो आपके पास W1 अपॉन W2 ये बराबर होगा I1 अपॉन I2, और यही बराबर होगा A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर के। तो आप अगर इसे चाहें तो लिख सकते हैं A अपॉन में B, और ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो इस पूरे के ऊपर क्या डाल देते हैं, स्क्वायर। और आपको A अपॉन B पता है कितना है, √2/1, तो आप लिखेंगे √2/1 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आ गया 2/1। लेकिन आपसे रेशियो पूछा है तो आप इसे रेशियो की टर्म्स में लिख दीजिए, W1 रेशियो W2 इज इक्वल टू 2:1। तो हमें एम्पलीट्यूड का रेशियो पता था और इससे हमने विड्थ का रेशियो कैलकुलेट कर लिया। लिख लिया सभी ने इसको। एक और सवाल लिखिए अब सब लोग। Light waves from two coherent sources, light waves from two coherent sources of intensity ratio 81:1, 81:1
produce interference, full stop. Calculate the ratio of the maxima and minima, calculate the ratio of the maxima and minima in the interference pattern, चलो भाई बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। सुनो, आवाज नहीं। सवाल में कहा गया है कि दो लाइट वेव्स हैं और दोनों से निकालने वाली इंटेंसिटी का रेशियो है 81:1। आप लोगों से कहा गया है कि आपको बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट मैक्सिमा टू द इंटेंसिटी एट मिनिमा। आपको इस वाले रेशियो को फाइंड आउट करना है। अच्छा, मैंने सोचा कि पहले ना ये पता करते हैं कि आखिर इससे हमें क्या जानकारी मिलती है। इस चीज से आपको पता है ना, I1/I2 जो है वो किसके बराबर है, a²/b², और इक्वल टू में क्या हो गया 81/1। अच्छा, मैं इसे चाहूँ तो लिख सकता हूँ a/b का स्क्वायर, और इसका आंसर आएगा 81/1। यहाँ पर आप लिखिए a/b और स्क्वायर हटा के रूट लगाएंगे तो सीधा 9/1, और अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो आपको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा a = 9b। हमें ना ये पता चल सकता था इससे, तो मैंने वो लिख दिया। अब हम लोगों को एक्चुअल में तो रेशियो चाहिए, वो भी मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो। चलिए अब हम इसे निकालना स्टार्ट करते हैं। सुनना ध्यान से, अभी आपने वैसे इसको पढ़ा था, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। I मैक्सिमम अपॉन में I मिनिमम अगर आपको निकालना है तो इसका रिजल्ट हमने निकाला था a+b का स्क्वायर, और नीचे क्या था a-b का स्क्वायर एज इट इज। अगले स्टेप में आप ना a की जगह 9b रख दीजिए, रखिए तो आप इसे लिखेंगे 9b + b इसका होल स्क्वायर, और नीचे भी आपको लिखना पड़ेगा 9b फिर -b और इसका भी होल स्क्वायर। 9 और 1 कितना हो गया 10b, और नीचे 9 में से 1 गया तो कितना हो गया 8b, और इस पूरे के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, और b से b क्या हो गया कैंसिल। आप इसे 2 से कट करेंगे तो दिस इज 5/4 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। योर फाइनल आंसर इज 25/16। तो ये लो जी, मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो ये आ गया। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो एक सवाल दूं आप लोगों को ऐसा, आप पहले इसे लिखो, और अगर आप सब लोग आंसर निकाल दोगे तो फिर मैं भाई इस सवाल को छोड़ दूंगा। क्या नहीं, वो आप खुद कर लेना, फिर मैं क्यों कराऊंगा। अगर सभी लोग आंसर, क्वेश्चन तो लिखवा रहा हूँ मैं आपको, मतलब ये नहीं कि सेम दे रहा हूँ, मैं इस बार वेट का रेशियो दूंगा आपको। तो सब लोग इस सवाल को लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, द टू स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट have widths in a ratio 25:1। ये विड्थ का रेशियो है, फुल स्टॉप। फाइंड द रेशियो ऑफ लाइट इंटेंसिटी at the maxima and minima in the interference pattern इस बार किसका रेशियो दिया है, विड्थ का, और आई थिंक विड्थ का भी रेशियो यही होता है a²/b²। करिए फिर ट्राई इसको। हाँ 9/4, ठीक है।
जो विड्थ है उनका रेशो है 25:1। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ाया विड्थ का भी रेशो वही होता है जो रेशो a² b² का होता है, तो इसकी वैल्यू हो गई 25/1, यानी कि a/b इस पूरे का स्क्वायर हो गया 25/1। और अगर मैं यहाँ से a/b कैलकुलेट करूँ तो दिस a/b इज इक्वल टू में 5, या फिर लिख दीजिए a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5b। तो यहाँ से मुझे a और b का रिलेशन मिल गया। अगर a और b का रिलेशन मिल गया तो अब मुझे मैक्सिमा और मिनिमा का रेशो चाहिए, तो मैंने लिख दिया i मैक्स और नीचे की तरफ लिख दिया i मिन, मिनिमम की। और हमें इसका रिजल्ट पता है, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर, और नीचे भी आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर एज इट इज। और आप a की जगह 5b रख दीजिए, जो भी रिजल्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो आप इसे लिखेंगे 5b प्लस में b, और नीचे भी लिख दीजिए 5b माइनस में b, और ऊपर और नीचे पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। 5 और 1 6b, 5 माइनस 1 4b, और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर। ये और ये कैंसिल, 2 से इसे कट कर दिया तो ये हो जाएगा 3/2 इसका स्क्वायर, और मेरा फाइनल आंसर आ गया 9/4। मतलब हमारा रिक्वायर्ड रेशो होगा 9:4। लिख लिया यहाँ तक सबने? एक और सवाल लिखिए। 2 सवाल और कराने, एक ये और एक इसका अगला। अगला वाला तो सबसे अलग है भाई, वो अलग है, डिफरेंट है। लिखिए जरा क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज at minima to the maxima in YDSE, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, is 9:25, is 9:25। full stop. Find the ratio of the width of the two slits. Find the ratio of the widths of the two slits. देखो यार, सुनो, एक मिनट ध्यान दो, बात सुनो। इस सवाल को कई बार फ्लो में करते करते ना लोग बोलते हैं ठीक है ना, हमें क्या दे रखा है। सुनो, एक्चुअल में ना आप लोगों को सवाल में मिनिमम टू मैक्सिमम का रेशियो दे रखा है, और वो गिवन है कितना 9/25। ज़्यादातर बच्चे मैक्सिमम टू मिनिमम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसी हैबिट रहती है कि भाई मैक्सिमा का ही रेशियो दे रखा है, जबकि ये गिवन। और आपसे पूछा गया विड्थ का रेशियो, इसका मतलब आपको निकालना है W1 अपॉन में W2। इससे पहले पता करो इससे क्या चीज़ पता चलती है। बातें मत करो यार, पता नहीं कुछ लोग तो एकदम छुप छुप के बातें कर रहे हैं। तुम्हारे पास कौन सा प्लान बी है जिससे तुम पास होगे? मेरे को पता है ऐसे नमूने वही होते हैं भाई जिनको कुछ नहीं पता। कह रहा बातें कर, कोई नहीं फेल होंगे, देखेंगे क्या करना है। अभी तो तू बातें कर ले। मिनिमम की इंटेंसिटी का फॉर्मूला K ब्रैकेट में A माइनस B का होल स्क्वायर, और नीचे की तरफ K और इसके साथ लिखेंगे A प्लस में B का होल स्क्वायर। ये मैंने दोनों सिखाया था। K से K क्या हो गया, कैंसिल। आपके पास बचेगा क्या 9/25। इसके अगले स्टेप में आप स्क्वायर हटा के इस पर रूट लगाएंगे, तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ A माइनस B, और नीचे लिख देते हैं A प्लस B, और इक्वल टू में आपके पास क्या बचेगा 3/5। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5A माइनस 5B इक्वल टू में 3A और फिर प्लस में 3B। अच्छा, 3A इधर आएगा तो 5A माइनस 3A इज 2A, और 5B उधर चला जाएगा तो 5 प्लस 3 इज 8। तो यहाँ से अगर मैं A निकालूंगा तो A इज इक्वल टू कितना होगा 4B। भाई इससे तो यही पता चल सकता था, वो मैंने पता कर लिया। अब मुझे ना विड्थ का रेशो चाहिए, तो हमें तो ये चीज़ अच्छे से पता है कि जो विड्थ है W1 अपॉन में W2 वो बराबर है किसके, A² अपॉन में B² के। यही तो था। अब आप A² की जगह A की वैल्यू रख दो। व्हाट इज दिस 4B का स्क्वायर
अपॉन बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 16/1, यानी कि विड्थ का जो रेशो आ गया W1 रेशो W2 दैट इज इक्वल टू 16:1, और यही हमारा फाइनल आंसर है भाई। तो अगर आप लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं तो फिर अब हम सबसे लास्ट क्वेश्चन करने चाहते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, इजी भी है, ठीक है, बट ध्यान से देखना ज़रा क्या क्वेश्चन है। चलिए लिखना शुरू कीजिए सब लोग, करें स्टार्ट। टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट of intensity ratio beta, of intensity ratio beta interfere, बीटा, हाँ जैसे अल्फा बीटा होता है ना, वही वाला बीटा, of intensity ratio beta interfere full stop, prove that in the interference pattern, बोर्ड से देख लीजिए क्या प्रूफ करना है, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन में दिस इज आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा। ये हमारा सवाल है, हमें इसे प्रूफ करना है। यहाँ पे 2b लिखा है। चलो अब देखते हैं कैसे प्रूफ होगा, ये समझना ध्यान से भाई। यहाँ तक तो ये क्वेश्चन था, अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ और ध्यान से देखना, बहुत आसान सा सवाल है। सवाल में लिखा है कि इंटेंसिटी का रेशो दे रखा है, मतलब I1 अपॉन I2, इसका रेशो कितना दे रखा है, बीटा। हमें इसे निकालना है। पहले पता करो इससे क्या जानकारी मिलेगी। I1 अपॉन I2 हम जानते हैं किसके बराबर होता है, A² अपॉन B², और यही बराबर है बीटा के। आप इसे लिख सकते हैं A अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में दिस इज बीटा, और अगर ये बीटा के बराबर है तो आप स्क्वायर हटा के उस तरफ रूट लगा दीजिए, तो a अपॉन बी इज इक्वल टू में स्क्वायर रूट ऑफ बीटा, तो ये मुझे मिल गया। या फिर आप यहाँ से a निकालोगे तो आपके सामने आ जाएगा b, और इस जगह पर अंडर रूट ऑफ बीटा, तो ये लो मुझे a और b का तो रिलेशन मिल गया, एक काम खत्म हो गया। अब दूसरा हमें ना जो चीज़ चाहिए वो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। मुझे किसे कैलकुलेट करना है, ये प्रूफ करना है कि इसके बराबर है। LHS सॉल्व करते हैं और देखते हैं RHS आता है या फिर नहीं आता। उसके लिए मैंने एक काम किया, इस जगह पर लिख दिया दिस इज I मैक्सिमा माइनस में दिस इज I मिनिमा, और इसके नीचे भी आप लिखेंगे दिस इज I मैक्सिमा, और फिर प्लस में दिस इज I मिनिमा, और अब मैं इसे निकालने जा रहा हूँ। आपको याद होगा I मैक्सिमा को आप लिखते थे K ब्रैकेट में A प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसको लिखेंगे K ब्रैकेट में A माइनस बी का होल स्क्वायर, और ऐसे आप इसके नीचे भी लिखेंगे K ब्रैकेट में A प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर प्लस में K ब्रैकेट में A माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटीज यहाँ पर डाल दी। ऊपर से आप देखिए ज़रा क्या कॉमन है, K। अच्छा, जैसे ही कॉमन लेंगे आपके पास बचेगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में A माइनस बी का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज, और इस पूरी टर्म के नीचे फिर से K कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर आपके पास बचेगा A प्लस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में A माइनस बी इसका भी होल स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज एज इट इज, और उसके बाद K से K क्या हो गया, कैंसिल। अब ऊपर आप देखेंगे तो फॉर्मूला खुल जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर का, इसे ओपन कर दीजिए, तो आप इसे लिखेंगे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और फिर माइनस। अच्छा, ये भी खुलेगा फॉर्मूला, तो यहाँ पर आ जाएगा A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन याद रखना ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी होगा, और जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये जो लिखा है ना आपके पास a स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर के बजाय क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसा ही फॉर्मूला आपको नीचे भी खोलना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप लिखेंगे a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस में 2ab, और फिर दूसरी टर्म के लिए भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखना ज़रा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, a स्क्वायर बी स्क्वायर से a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर 2ab और 2ab जुड़ करके क्या बन जाएंगे 4ab, और नीचे 2ab और 2ab कैंसिल, a स्क्वायर बी स्क्वायर दो दो बार है तो जुड़ करके क्या बन जाएंगे 2a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब आप यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए 4 को, तो बचेगा 2ab अपॉन में आ जाएगा a का स्क्वायर और फिर प्लस में क्या होगा b स्क्वायर। तो मैंने इसे सॉल्व किया तो ये आ गया। अब ये चीज़ आ तो गई, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सुनना ध्यान से, यहाँ 2ab लिखा है, एक काम करते हैं a की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, और a की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा b अंडर रूट ऑफ बीटा, और b की जगह पर b रहने देते हैं अपॉन में, फिर a की जगह a की वैल्यू रखो b अंडर रूट ऑफ बीटा, और फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर, और फिर प्लस में यहाँ पर क्या होगा b स्क्वायर। इसके अगले स्टेप में जब आप आते हैं इस तरह से, तो आप 2 को 2 रहने दीजिए, ये जो b और b है इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ बीटा एज इट इज, और इसके नीचे ये स्क्वायर लगेगा तो ये b स्क्वायर और ये भी b स्क्वायर। तो आप ना दोनों में से b का स्क्वायर क्या ले लीजिए कॉमन, तो अगर b स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट बीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा बीटा, और बाकी बात में साइड में क्या बचेगा 1। अब ये और ये आपस में कैंसिल, तो हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया 2 अंडर रूट ऑफ बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा, और हमें यही प्रूफ करना था, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब आप इसे लिख लीजिए, और आज की क्लास यहीं पर फिनिश, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास के।